Assalamu alaikum, dear students. Now listen to me first. अब आप सबके जो नेम है वो अपना नाम लिखो और रोल नंबर लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। ये गोस्ट राइडर वगैरह बाकी चीजें ये भूल जाओ। अपना नाम और रोल नंबर, क्योंकि अटेंडेंस उसकी होगी जिसका रोल नंबर होगा, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। सो अब तक हम पढ़ चुके हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम आते हैं अब बेसिस की ओर। अब हम आज पढ़े बेसिस की भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ चुके हैं। अब आएंगे हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात, अब अगर हम बेसिस की करेंगे तो जो इनकी एक्शन होती है विद इंडिकेटर्स के साथ, एज यू नो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं या और भी बाकी चेन एरोज वगैरह, वो सब इंडिकेटर्स एज इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फिनोल्फ्थालीन वगैरह। सो यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर है वो है लिटमस। लिटमस होता है एक्चुअली किस कलर का, ये एक्चुअली पर्पल होता है, लेकिन फिर लैब में इसको बनाया जाता है रेड और ब्लू खाली, so that we can get tests easily. Yus ये रेड लिटमस छ आसान, यम सातन ये इन कांटेक्ट विद बेस इवान छु, एमे कलर छु गसान चेंज टू ब्लू। यित कनत इस रात इस परान रात पोर इस एसिडस मज कि यम सातन हसा एसिडस सतिन ये इन कांटेक्ट इवान छु, यम सातन ये एसिडस सतिन लिटमस कांटेक्टस मज इवान छु, तम सातन तम कलर गसान रेड। आज छु तथ अपोजिट। ठीक, इस इमेज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। देखो रिएक्शंस विद मेटल्स, मेटल्स के साथ किस तरह की रिएक्शंस ये करते हैं। मेटल्स के साथ किस तरह की रिएक्शंस ये करते हैं, देखो क्या होता है मेटल्स के साथ। अगर हम मेटल्स के बारे में देखेंगे यहाँ पर, सो जब भी ये कभी किसी भी मेटल के साथ मिलता है, जब भी बेस किसी मेटल के साथ मिलता है तो ये एक किस्म का एक तो सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये चीजें होती है जब भी कोई मेटल किसी के साथ भी ऐड होता है बेस के साथ। ओके, सो ये यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बढ़ेंगे हम। यहां पर एक एग्जांपल है, देखो क्या होता है। हमारे पास NaOH है, NaOH है, यहां पर दिखाई दे रहा होगा NaOH। जब इसको अल्युमिनियम के साथ, अल्युमिनियम एक मेटल है, NaOH एक बेस है, जब बेस को अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया गया तो एक किस्म का एक तो साल्ट मिल गया हमें, और दूसरा हाइड्रोजन गैस मिल गई। ये दो चीजें, हाइड्रोजन गैस और साल्ट, जब भी हम इस गैस को देखेंगे, जब ये रिलीज होगी, H2 गैस जब भी रिलीज होती है कहीं भी, तो ये एक किस्म का पॉपी साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब H2 गैस रिलीज होती है कहीं भी। ठीक, सो ये है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। उसके बाद इसमें है एक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। देखो अमोनियम साल्ट्स में एक चीज याद रखो, कल भी मैंने बोला था एसिड्स में जब हम पढ़ रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो क्या होती है। कभी आता है 1-2 मार्क्स का कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। यहां पर देखो, जब भी कोई अमोनियम के साथ, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम साल्ट के साथ जब भी हम देखेंगे किसी बेस का, हमारे पास एक यहां पर अमोनियम है, एक अमोनियम साल्ट जो हमारे पास है वो है NH4Cl। इसके साथ जब हमने बेस को, ये हमारे पास एक बेस है NaOH, एज नो बेस वो होती है जिसके साथ जो
पानी में डालकर हाइड्रोक्साइड रिलीज करती है, OH रिलीज करती है। ओके, वही बेस होती है। तो यहां पर भी ये एक बेस है। जब हम देखेंगे, जब ये रिएक्ट आपस में हो जाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो एक तो एक साल्ट मिल गया, NaCl भी एक साल्ट है, अमोनियम साल्ट मिल गया। और यहां पर आप देखोगे जो एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक कंपाउंड मिल गया वो भी मिलता है। सो एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एक साल्ट मिलता है। और ये जो साल्ट होता है ये बन जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स। अब बेसिस की जो है वो रिएक्शन एसिड्स के साथ, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद बेस तो क्या बन जाता है, यहां पर देखेंगे। देखो यहां पर हमारे पास एक एसिड है, ये रिएक्ट हो गया बेस के साथ। इसका एज यू नो एसिड्स गिव H हाइड्रोजन एंड बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक तो सॉल्ट मिल जाता है, एक किस्म का सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट मिल जाता है, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक, जब एसिड्स बेस के साथ मिलते हैं सॉल्ट और वाटर, सेम जब बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है रिएक्शन इनकी। मूविंग अहेड, हाँ, वहां पर हमने पढ़ा था सभी जो एसिड्स थे वो भी एक्ट करते थे एज इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहां पर भी अगर हम देखेंगे जो बेसिस है वो भी एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। थोड़ा बहुत मैं यहां पर एग्जांपल दिखाऊंगा। हमारे पास NaOH है, एक बेस है। जब हम एक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे, जब हम इसको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां क्या होगा, जो N होगा उसका जो पॉजिटिव, उसका जो आयन होगा और जो हाइड्रोक्साइड होगा ये इसको चार्ज कंडक्ट करने में मदद करेगा। इसके जरिए ये इन के इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ये चार्ज कंडक्ट कर सकता है। सो एक्वस सॉल्यूशन में ये बन जाते हैं कंडक्टर्स। Now after that, here you can see NaOH is giving NaOH. So after that it becomes a current carrying. उसके बाद साल्ट्स की अगर हम बात करेंगे, एसिड्स बेसिस पढ़ चुके हैं, अब आते हम साल्ट्स की ओर। देखो, salts are formed when acids and bases react with each other. जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट है, जैसे कि हमने सभी रिएक्शंस में देखा, साल्ट बन जाता था। अब मसला है यहाँ पर साल्ट बनने का, किस किस्म का साल्ट बनेगा, कैसे बनेगा। पहले यहाँ पर जो भी साल्ट, जैसे भी साल्ट बनेगा, दो किस्म की रिएक्शन हो सकती है, या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है। एज यू नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एट बोथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एक तो साल्ट बन जाता है प्लस वाटर निकलता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में, यहाँ पिछले लेक्चर्स में भी और पिछले स्लाइड्स में भी देखा, यहाँ पर HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं। यहां का जो H है वो HCl के साथ, Na के साथ ये HCl रिएक्ट होके NaCl बनाता है, और जो यहाँ का H है वो एक और OH के साथ कनेक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरह से ये साल्ट्स और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं। The salts are formed as a result of neutralization reaction. और यहाँ पर जो भी साल्ट बना, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि बन जाता है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
अब आते हैं हम नेचर की ओर, साल्ट्स का नेचर किस तरह का है। साल्ट्स की अगर हम बात करेंगे, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रल साल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर। कैसे वो भी दिखाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रॉन्ग कौन है, इनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, कौन कितना स्ट्रांग है, उस बिना पर हम कह सकते हैं कि कौन कितना किस तरह का स्ट्रांग बन सकता है। देखियो यहां पर आप ध्यान रखो, इट इज फॉर्मड एसिडस, इट इज फॉर्मड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। कब बन जाता है एसिडिक सॉल्ट? तब बन जाता है जब एक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जब बेस होगी वो वीक बेस होगी, तब जो सॉल्ट बनेगा वो जो होगा वो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा, वो उस वक्त एसिडिक सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। और वाटर, एज वी नो, वाटर हर जगह हमें मिलेगा। नाउ अब आते हैं हम बेस की ओर। देखो बेस में क्या होता है, बेस में इसका उल्टा है। क्या? इट इज फॉर्मड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद वीक एसिड। इस वक्त स्ट्रॉन्ग बेस है, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर वीक है एसिड, स्ट्रॉन्ग है बेस, तो क्या बनेगा, एक तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर, जो कि हर जगह हमें मिलेगा। क्लियर ना? उसके बाद अब आते हैं हम न्यूट्रल की ओर। इट इज फॉर्मड व्हेन वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड कैन फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट्स। यहां पर देखो, पहले में एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, तब बनेगा सॉल्ट और वाटर जो बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, जो बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। और वही जब एसिड होगा वीक और बेस भी वीक होगी, तब जो सॉल्ट बनेगा वो भी होगा वीक, वो भी बनेगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, वो भी बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। ना उसके बाद अब देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो कि हम देखेंगे अब पीएच स्केल के थ्रू। ये पीएच स्केल होती क्या है? देखो, इट्स अ लॉगरिथम रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यहां पर आप देख सकते हो क्या है ये, पीएच 1/H पॉजिटिव लॉगरिथम है, ये लॉग है, ये इसका वैल्यू आप लॉग से इस तरह से निकाल सकते हो जो पीएच का वैल्यू है। नाउ फॉर मेजरिंग वी हैव पीएच स्केल, ये यहां पर स्केल है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होके 14 तक होती है, 0 से स्टार्ट होती है 14 तक, और जो इनका सेंट्रल होता है वो 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो इस स्केल को, जो पीएच स्केल है, थोड़ा मैं जूम करता हूं इसको यहां पर। हाँ, जो भी अब इस रेंज में आएगा 0 to 7, इसके रेंज में जो भी आएगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये एसिडिक है। और जो भी अब आएगा 7 to 14 के रेंज में, उसको हम कहेंगे ये बेसिक है। जिसका पीएच इस रेंज में आएगा हम कहेंगे कि ये बेसिक है। अब जो सेंट्रल में आएगा, जो 7 में आएगा, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल है। जब भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जिसमें भी इंक्रीज होती रहेगी, उसको हम कहेंगे कि ये उतना ज्यादा एसिडिक है। जितना ज्यादा उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। नाउ पीएच स्केल की अगर हम देखेंगे रेंज, अगर 0 to 2 होगी, 0 to 2 इट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 0 से लेकर 2 तक होगी रेंज, तो इट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 2 से 4 तक होगी तो हम कहेंगे मॉडरेट एसिडिक है। अब मोर देन 4 होगी तो वीक एसिड कह सकते हैं। अब अगर 7 एज नो न्यूट्रल, अब 7 से 10 तक वीक बेस कह सकते हैं। अब 10 to 12 मॉडरेट बेस, और
12 से आगे 14 तक हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग बेस है। तो ये बेस, इसके जरिए हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि स्ट्रांग बेस और वीक बेस कौन सी है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? देखो, पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। आवर बॉडी वर्क्स विद इन 7 to 7.8 pH, ये इस पीएच की रेंज में काम करती है। और एसिडिक रेन का जो पीएच है वो 5.6 है। और यही वाटर, जो एसिडिक वाटर 5 to 6 जो होता है, एसिडिक वाटर जो होता है, ये इफेक्ट करता है मैरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, या हम ऐसा कह सकते हैं जो मार्वल्स होते हैं उसको भी ये तबाही कर सकता है। 5 to 6 की जो एसिडिक रेन होती है, जब भी वाटर का जो पीएच होगा वो 5 to 6 इंक्रीज होगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर की ओर। एग्रीकल्चर में देखेंगे प्लांट्स की जो सर्वाइवल रेट है सॉइल में रहने की या ग्रो होने की, वो भी डिपेंड करती है कि सॉइल का पीएच क्या है, उस पर डिपेंड करती है। डेयरी में देखेंगे मिल्क का पीएच क्या है, उसके हिसाब से वो काम करती है। नाउ अगर हम टूथ डिके की बात करेंगे, दांतों का खराब होना, वो भी डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि अगर ये 5.5 से बिलो पीएच इसका हो गया सलेवा का, तो क्या होता है, जो कैल्शियम फास्फेट होता है जिसका एनामल बना होता है उसको जंग लग जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एनामल जो होता है टीथ का वो खराब हो जाता है। अब आते हैं इंडिकेटर्स की ओर। एज यू नो, इंडिकेटर्स आपको सब चीजों के बारे में इंडिकेटर्स पढ़ा भी होगा 9th वगैरह में। सो थोड़ा बहुत मैं इसकी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, दो तरह के इंडिकेटर्स, एक तो नेचुरल होते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकन से लाया जाता है। जैसे इसका ओरिजिनल कलर मैंने अभी कहा था पर्पल होता है, बट लैब में इसको रेड एंड ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। इफेक्ट्स इसके टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। एसिड एसिड अगर एसिड की बात करेंगे ब्लू को रेड बनाता है, बेस की बात करेंगे तो रेड को ब्लू बनाता है। सो देयर आर सम आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो सिंथेसाइज किए गए हैं, जैसे फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो इनके अब क्या इफेक्ट्स है? अब मिथिलीन की अगर हम बात करेंगे, ओरिजिनल कलर इसका होता है कलरलेस होता है। एसिड्स के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो रिमेन कलरलेस ही, अगर बेसिस के साथ आता है कलर में तो पिंक कलर हो जाता है। इफेक्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करेंगे, इसका क्या होता है, एसिड्स के साथ कांटेक्ट में आता है, ओरिजिनल कलर तो ऑरेंज है, एसिड्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो रेड बन जाता है ऑरेंज से, और बेस का जब कांटेक्ट आता है तो ऑरेंज से येलो बन जाता है। ये चीजें, ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये लैब में काम आती है। नाउ वी हैव अनदर थिंग, यहाँ पर अब कुछ है वो जो स्मेल पर डिपेंड करती है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वो स्मेल पर डिपेंड करते हैं कि स्मेल, विद द हेल्प ऑफ स्मेल वी कैन चेक देम। ओनियन एक्सट्रैक्ट है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीजें ये भी काम आती है लैब में ना। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिसिटी? It is defined as a number of ions produced when acid is dissolved in water. कितने आयन्स बन जाएंगे जब एक एसिड वाटर में डाला जाएगा, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रेंज पीएच स्केल में देख सकते हैं कौन सा वीक बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, तो इस हिसाब से हम ये भी पता कर सकते हैं। Now only two students are today only two students have attended their classes. I should text me your roll number. व्हाट्सएप पर अपना रोल नंबर सेंड करना।